नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही हास्यास्पद है। आप सुनकर कहोगे यार ये बड़ी हंसी की बात है, बड़ी कमाल की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सच ऐसा ही है कुछ। और हास्यास्पद होने के साथ साथ ये टॉपिक आपको एक सीख भी देगा। सीख ये होगी कि आप अपने पड़ोस में कितने भी सांपों को दूध पिला लो, लेकिन वो डसना नहीं छोड़ेंगे। तो कहानी आज कुछ सांप और सपोले की है। सांप आप सब जानते हो, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, और उसका एक सपोला जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, उसने भी अब जहर उगलना शुरू कर दिया। होता है ना कि सांप एक वो होती है, एक लेयर उसके ऊपर होती है, जिसे हमारे यहाँ सामान्य भाषा में कांचरी बोल देते हैं। वो जो लेयर से जब बाहर निकलता है तो वो फिर जहर उगलने लगता है। तो इसी तरह का जहर एक सपोला नया नया उगलने लग गया है। चलिए क्या है पूरी कहानी समझते हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था आपके इसी चैनल पे, दुनियादारी चैनल पे। अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छे रिव्यू आए इस वीडियो पे। तो मैंने ये सेशन किया था और मैंने बताया था कि किस तरह से भारत और बांग्लादेश के जो बीच का विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक महाशय, एक नेताजी हैं बांग्लादेश के, उन्होंने एकदम आग में घी डालने का काम कर दिया है। ऐसा क्या कर दिया है, चलिए समझते हैं एक एक करके। तो उससे पहले वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो पहले न्यूज़ देखिए। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है सर, न्यूज़ है कि ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन। बीएनपी लीडर बोले, भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। आपके दिमाग बात ऊपर से निकल गई होगी, सर कह क्या रहा है ये? कुछ समझ में आया? मैंने कहा यही तो, जब इसकी खुद की समझ में नहीं आया शायद ये कह क्या रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अगर भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो हम बंगाल भी ले लेंगे, बिहार भी ले लेंगे और उड़ीसा भी ले लेंगे। मतलब अब बांग्लादेश हमसे पश्चिमी बंगाल ले लेगा, बिहार ले लेगा और उड़ीसा ले लेगा। मैंने कहा था ना, मामला जो है बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा हंसने लायक बात है। बिल्कुल सर, ये कौन महाशय है जो ऐसा बोल रहा है? मैंने कहा देखो ये व्यक्ति है, ये मायक पकड़े हुए है और ये बोल रहा है। बोले गुरुजी है कौन? अरे मैंने कहा तसल्ली रखो, ये अफगानिस्तान बांग्लादेश का एक लीडर है। बोले गुरुजी लीडर बोल रहा है ये कि हम जो है भारत से ये सारे राज्य ले लेंगे? मैंने कहा हाँ। बोले कौन है ये? मैंने कहा ये रिजवी है, कबीर रिजवी नाम है इसका। बोले सर है कौन ये? कितना मतलब छोटा मोटा लीडर है क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसे मानिए जैसे एक मंत्री होते हैं ना, मंत्री जो आपके कोर कमेटी में होते हैं, वो एक बांग्लादेश की पार्टी है बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका एक तरह से बड़ा कोर लीडरों में से है एक। अगर ये कह रहा है तो बात में दम होगा। अच्छा गुरुजी क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा चलो आगे देखिए और न्यूज़ देखिए। हिमाकत तो देखिए, बिहार बंगाल को मिलाने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के किस नेता ने कही ये बात, आइए समझते हैं। यानी बांग्लादेश कर रहा है बिहार, बंगाल और उड़ीसा को अपने अंदर मिलाने की बात। गजब चल रहा है। अब तक तो पाकिस्तानी कश्मीर को अपने अंदर मिलाने की बात करते थे, अब बांग्लादेश भी करने लगे। यार गजब बात चल रहा है। अच्छा है क्या गुरुजी? इसके विरोध में बांग्लादेशियों ने बाकायदा जो भारत का हाई कमीशन है ढाका में, यानी हम जहां हमारे राजदूत बैठते हैं, इन लोगों ने वहां बाकायदा रैली निकाली भारत के विरोध में, और भारत के सामानों का बहिष्कार करते हुए इन्होंने वहां रैली निकाली। बहुत सारी, देखिए आप देख रहे हो, बहुत सारी बड़ी संख्या में भीड़ है, और इन्होंने वहां मार्च निकाला भारत के हाई कमीशन के सामने। और फिर पुलिस ने जब इसे रोका मार्च को, तो उसके बाद इन्होंने भारत के हाई कमीशन को ज्ञापन भी सौंपा। ठीक है साहब, माजरा क्या है गुरुजी? देखिए माजरा बताते हैं आपको, मामला पूरा क्या है, आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं सारी की कहानी को। देखिए ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है रिजवी, ये व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पुरानी साड़ी लेके आया और बढ़िया से इसको जला दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने जो है कभी अपने यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों के जो बंगाल है वहां अंग्रेजों के कपड़े जला दिए थे। मतलब अंग्रेजों जो कपड़े बेचने आते थे, तब बंगाल जब प्रोविंस हुआ करता था तो वहां से स्वदेशी आंदोलन ने जन्म लिया था। तब अपने अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कपड़े भारत ने जला दिए थे कि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं। कुछ इसी तरह ने यहां भारत की बनी हुई साड़ियों का इन्होंने बहिष्कार किया, और इस व्यक्ति ने अपनी बीवी की साड़ी लाकर और बढ़िया से यहां जला दी है। चलिए सर, अब आगे की कहानी की बात करें तो यहां ध्यान से देखना, शेख हसीना के सत्ता से, और ये बयान देते हैं, ये जो रिजवी का जो बयान है वो आप देख सकते हो।
शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होते ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध इस कदर खराब होने लगे हैं कि नेता अब एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करने का ऐलान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव है भाई रूहुल कबीर रिजवी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश को हर कदम पर नुकसान पहुंचा सकता है। देखो भैया क्या कह रहे हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने रविवार सुबह करीब 11:30 बजे ढाका में भारतीय उच्चायोग तक मार्च से पहले एक रैली में यह भड़काऊ बयान दिया। रिजवी ने कहा कि कोलकाता में अस्पताल, होटल और दुकानें सब बंद हैं। भारत में भयंकर सांप्रदायिकता है। शेख हसीना दिल्ली के आशीर्वाद से 16 साल तक टिकी रही। इस वरिष्ठ बीएनपी नेता ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत को शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं है। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। वकील अलिफ की हत्या के बारे में भारत ने कुछ नहीं कहा, यह दावा करते हुए कि भारत ने वीजा बंद करके बांग्लादेश को फायदा पहुंचा है। दरअसल भारत ने क्या किया है, बांग्लादेश के वीजा रद्द कर दिए हैं। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इससे फायदा हुआ है। रिजवी ने कहा कि यह देश समृद्ध होगा, उत्पन्न बढ़ेगा, सीमा बंद करके इसने अच्छा किया है। पैसेडिल और यात्रा भारत से आते हैं। पैसेडिल और याबा जो भारत से आती हैं नशीली दवाइयां हैं, लेकिन अब नहीं आएंगी। पैसेडिल और ये याबा करके कोई दवाई है, नशीली दवाई है जो भारत से आती हैं, वो कह रहे हैं अब नहीं आएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को वापस ले लेंगे। हम दिल्ली की आक्रामकता का विरोध करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब कुल मिला के फुल मूड में कि अब तो भाई साहब हम निकल के मारेंगे, आगे निकल के, और तब सीधा पुल मारेंगे। पता चले पीछे कौन खड़ा है भाई, विकेट कीपिंग में धोनी खड़ा है, जाके स्टंप कर देगा 0.06 सेकंड में। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने गर्मा गर्म तेवर दिखाए। अच्छा गुरुजी हैं कौन? मैंने कहा देखो ये हैं, अगर मैं बात करूं तो ये हैं। बोलो गुरुजी अब ये कौन आ गई, ये मोहतरमा कौन आ गई हैं? बांग्लादेश में 2 हसीना की वापसी। अब ये कौन है, ये नई मोहतरमा कौन है? अच्छा इनको तो हम जानते हैं, ये शेख हसीना है। मैंने कहा ये खालिदा जिया है। ये जो पार्टी है ना, कौन सी वाली पार्टी, ये जो अभी आप पढ़े थे, कौन सी वाली पार्टी, ये वाली जो पार्टी अभी आप पढ़े थे, ये बीएनपी, ये जो बीएनपी पार्टी है ना, ये इन्हीं की पार्टी है, बीएनपी पार्टी। अच्छा ये है खालिदा जिया। खालिदा जिया इस बार जो इलेक्शन हुए थे, जब शेख हसीना जीत कर आई थी, तब ये चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं की थी। इनके ऊपर आरोप ये था, इनके पिताजी के ऊपर आरोप था कि इनके पिताजी जो शेख रहमान थे, उनकी मृत्यु करवाई थी, मतलब उनकी हत्या करवा दी थी। तो इनके पिताजी पर आरोप था, इन पर भी कई आरोप थे। तो कहीं ये इन्हें जेल में ना डाल दें, जो प्रधानमंत्री बन के आई, ऐसे में ये यहां से भाग गई, विदेश भाग गई। ऐसे में अब ये वापस आ गई है, इन्हीं की पार्टी है बीएनपी। आ गई बात समझ में? यानी शेख हसीना कहीं इन्हें जेल में ना डाल दें, इसीलिए ये यहां से विदेश भाग गई। अब ये वापस आई है मोहतरमा कि भैया अब अपना सत्ता हो गया, अब चलते हैं। तो कुल मिला के बात यह कि अब ये लड़ेंगी बढ़िया से यहां इलेक्शन और बढ़िया से बनेंगी प्रधानमंत्री। अब आप कहोगे गुरुजी ये कौन है, फिर ये भी तो प्रधानमंत्री है। अरे मैंने कहा ये तो पपेट है, जो इसका बड़ा वाला भाई है ना पाकिस्तान, उसका बिठाया हुआ पपेट है। ये तो जैसे पाकिस्तान बोलेगा वैसे करेंगे। अच्छा बोले अच्छा ये पपेट है तो मेन है ये है। मैंने कहा हाँ जी, खालिदा जिया ये मेन है। अच्छा जब ये रही है बांग्लादेश की सरकार में, तब ये इनका पाकिस्तान प्रेम बिल्कुल एकदम स्पष्ट जाहिर दिखाई देता है। और जब इधर बात करें तो शेख हसीना जी रही हैं, तब वो भारत के प्रति जवाब दे रही हैं। भारत के प्रति ज़्यादा उनका रवैया जो है वो नरम रहा है, सॉफ्ट रहा है। कुल मिला के बात ये भारत प्रेमी और ये पाकिस्तान प्रेमी। अच्छा ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पाकिस्तान के बारे में। आखिर ऐसा क्या कह दिया? देखो ऐसा किस बेस पे कह दिया इस व्यक्ति ने कि भाई हम उड़ीसा भी ले लेंगे, बिहार भी ले लेंगे और जो है पश्चिमी बंगाल भी ले लेंगे। तो जरा मैप को देखिए। आज जो भारत का मैप है कुछ इस तरह से है। यहां आपको बांग्लादेश दिखाई पड़ता है और बांग्लादेश के अगर आप देखो तो 3 साइड भारत है। वास्तव में अगर आप पहले जाओ, पहले कब जाओ, 1947 से पहले जाओ, उससे भी पहले जाओ, तो भारत कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था। भारत कुछ ऐसा हुआ करता था। यानी आज बांग्लादेश यहां है, ये देखो आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा। बांग्लादेश के आसपास हमारे जो बॉर्डर राज्य हैं उनमें मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अच्छा अगर आप पीछे जाओगे तो देखो यहां देखो, और मैं आपको इस मैप को क्लियर करूं तो बांग्लादेश ये जो पतला सा रास्ता है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को जोड़ता है, 7 सिस्टर को, इसे बोला जाता है चिकन नेक। उसके अलावा बांग्लादेश में अगर मैं बात करूं तो एक चीज देखिए यहां फटाफट से,
अगर मैं बांग्लादेश का इतिहास देखूं तो ध्यान से समझना, एक सेकंड भाई, हां जरा ये देखिए। देखो अगर मैं बात करूं यहां पर इन्होंने जिस बिहाफ पे कहा कि हम 3 राज्यों को ले लेंगे, तो वो इस बिहाफ पे कहा। दरअसल ये पूरा एरिया कभी बंगाल हुआ करता था, बंगाल प्रोविंस। ये पूरा का पूरा एरिया कभी बंगाल हुआ करता था, ये बंगाल प्रोविंस। इस बंगाल प्रोविंस पर जब अंग्रेज शासन किया करते थे तो उन्होंने धर्म के आधार पर इसे बांट दिया। बात है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऐसे में जिसमें हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा थी वो बना वेस्ट बंगाल, और जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी वो बना ईस्ट बंगाल। इस पर आंदोलन भी हुआ, स्वदेशी आंदोलन ने यहां से जन्म लिया। यहीं से जो है कांग्रेस में जो देखो अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने सीधा सीधा फूट डालो, राजनीति करो। हिंदुओं के लिए कांग्रेस का गठन कर दिया और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग का गठन कर दिया बढ़िया से। तो ऐसे में जब इन्होंने यहां इसका बंटवारा किया, इसका विरोध हुआ तो विरोध होने पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में कि भाई अंग्रेजों का कोई भी सामान यूज नहीं करना है, लेकिन कांग्रेस ही चाहती थी कि ये जो आंदोलन है ये केवल वेस्ट बंगाल में ही रहे, ये केवल बंगाल में ही रहे, तब तो बंगाल ही था, लेकिन पूरे भारत में ना फैले। इसी को लेकर कांग्रेस में भी 2 टुकड़े हो गए, एक गरम दल एक नरम दल। नरम दल चाहता था कि आंदोलन यही रहे, पूरे भारत में ना फैले, जबकि गरम दल जिसे आप लाल बाल पाल समझ गए ना, वो चाहते थे कि यह आंदोलन पूरे भारत में फैले। ऐसे में ये इस तरह से यहां से पूर्वी बंगाल बना और ये आपका पश्चिमी बंगाल बन गया। अच्छा, उस समय पे उड़ीसा और ये आपका बिहार, इस पश्चिमी बंगाल पूरे बंगाल प्रोविंस का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो इस बहाव पर इस व्यक्ति ने ये बात बोल दी, ठीक है, कि भैया तुमसे अगर तुम हमसे चटगांव मांगोगे तो हम जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी वापस ले लेंगे। चटगांव तो दूर की बात है। अब आप कहोगे गुरुजी ये चटगांव का खेला क्या है, इसे समझते हैं। देखिए चटगांव का खेला ये है कि आप यहां बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी अच्छी है। कैसे है गुरुजी? मैंने कहा देखो यहां नीचे बांग्लादेश का पूरा तटीय एरिया है। यहां अगर हम यहां से अपने मिजोरम और मणिपुर इन राज्यों में सामान पहुंचाएं, बाई ट्रांसपोर्ट कोई भी सामान पहुंचाना हो तो यहां से ऐसे जाना पड़ेगा, यानी रास्ता बड़ा लंबा है। हमने क्या किया, जब शेख हसीना की सरकार थी तो बांग्लादेश में देखो यहां कई सारे पोर्ट हैं, जिनमें से ये रहा चिट्टेगांव पोर्ट, ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट और ये पोर्ट, मानगला पोर्ट, मोगला पोर्ट, ये मोंगला और चिटगांव पोर्ट दोनों हमने भारत ने एक तरह से ले लिए कि भाई तो हम इन्हें डेवलप करेंगे और इससे तुम्हें टैक्स देंगे, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। और शेख हसीना ये बात मान गई, तो भारत अपना सामान यहां वेस्ट बंगाल से इधर लाए और चिटगांव पोर्ट, और यहां से होते हुए जमीन के रास्ते अपन पहुंच गए यहां, कहां, यहां पहुंच गए अपने मिजोरम, त्रिपुरा और इन राज्यों में। तो बढ़िया से यहीं से व्यापार चल रहा था इस तरह से। देखिए यहां देखिए दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, देखिए यहां से अपन गए, यहां से गए और यहां से आए और सीधा ऐसे यहां आ गए चिट्टेगांव पोर्ट, यहां पहुंच गए। यहां से अपन जो है सड़क के रास्ते और पहुंच गए कहां, मिजोरम में, त्रिपुरा में और नागालैंड में, इन राज्यों में पहुंच गए। देखिए कुछ इस तरह से यहां से अपन चले, वेस्ट बंगाल से अपन चले, यहां से देखिए यहां आ गए मोंगला पोर्ट, यहां आ गए चिट्टेगांव पोर्ट, यहां से फिर अपन इंडिया में, भारत में फिर यहां चले गए मिजोरम, त्रिपुरा, इन सारे राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो अपना ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा था वो बच रहा था, बढ़िया से अपन चल रहे थे। अच्छा, अब देखो भारत ने कुछ बुद्धिजीवी, ये अंदरूनी खबर है, अंदरूनी खबर आई कि यार एक काम करो, ये बांग्लादेश वाले हैं ना ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं ना, एक काम करो। बोले क्या? बोले हमने एक बार ऐसा कर चुके हैं। बोले कब कर चुके हो? मैंने कहा 1971 में, बेटा तुमको 2 टुकड़ों में बांट दिए थे। देखो आपको भूलना नहीं चाहिए, ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये बांग्लादेशी जो लोग हैं यार, ये लोग हैं तो पाकिस्तानी ही ना, इनका डीएनए तो वही है ना, डीएनए थोड़ी ना बदल जाएगा। तो इन्हें हम कूट चुके हैं। याद है ना जब इन्होंने लगभग 1 लाख लोगों ने, सिपाहियों ने इनके सरेंडर किया था, तो ये जहर इनके अंदर वही भरा हुआ है और ये वही जहर उगल रहे हैं। तो कुल मिला के थे तो पाकिस्तानी जब हमें इनको कूटा था। तो अब सीधी सी बात है कि यार यहां चिटगांव है, तो एक काम करो ना, यहां से सीधा कनेक्टिविटी काट के इसे इधर में ला लो मिजोरम में, और यहां से जब पहले इनको 2 देश में बना दिया था, जब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग किया था 1971 में, तो एक देश ऐसे ना बना दें, एक देश भारत के साथ साथ जिसका नाम हिंदू देश हो जाए, हिंदू देश जिसमें जो मेजॉरिटी हिंदू है ना, वो सारे हिंदू यहां शिफ्ट कर दिए जाएं और बांग्लादेश के फिर से एक बार 2 टुकड़े कर दिए जाएं।
जैसे ही इनको ये बात कुछ शंका लगी कि इनको बांग्लादेशियों को कि भारत तो यार चटगांव को मांग रहा है क्योंकि हमने ये डेवलप किया है पोर्ट, तो अगर भारत ने चटगांव ले लिया, इधर से ले लिया, इधर हिंदू देश बना दिया, तो यार हम तो इतने में फंस जाएंगे। बस इसी को लेके इनका बयान आया। इनको भी इस बात की भनक लग गई कि इनका बयान आया कि सुनो भाई, अगर तुमने चटगांव मांग लिया ना, इन्होंने कहा, तभी ये बोले, बीएनपी के लीडर बोले, जिनका नाम क्या है, रिजवी है, रिजवी बोले कि भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वापस ले लेंगे। अब बात आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी, है ना? अगर समझ आ गई तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि हाँ सर समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई। अच्छा, अब हम इनको बता दें, ये पूरा जिसकी बात कर रहे हैं ना कि हम आपका वेस्ट बंगाल भी ले लेंगे, बिहार भी ले लेंगे, उड़ीसा भी ले लेंगे, बेटा तुम्हें एक बात बताएं, अगर हम अपनी में आ गए ना तो पता है हम क्या कर देंगे? हम ये कर देंगे। अगर हम अपनी पे आ गए तो हम ये कर देंगे। देख रहे हो ना बेटा, तुम जो इतिहास के पन्ने पलट रहे हो ना, ये पन्ने क्यों पलट रहे हैं? क्योंकि उससे पहले बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, तो 1905 की बात है, तो ये चाहते हैं हम 4-5 वाला जो है बांग्लादेश बंगाल चाहते हैं। तो बेटा अगर 4-5 से हम पीछे चले गए ना, थोड़ा सा और पीछे चले गए, हमने एक पन्ना और पलट दिया इतिहास का, तो बेटा तुम ना ऐसे हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो थोड़ा औकात में रहो। एक कहावत है, इंसान को पैर ना उतने फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। तो बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, बच्चे हो, तो जितना जो तुम्हारे पिताजी, जो तुम्हारे आका, तुम्हारे पीछे जो नए नए तुम्हारे सो कॉल्ड बाप बने हैं ना, जिनके बहकावे में आके तुम जो कह रहे हो, वो थोड़ा अपने ऊपर सोच के देखो कि तुम ऐसा सच में कर पाओगे। बेटा सोच के देखो तब बात करना, क्योंकि हम अगर अपनी पे आ गए ना तो बेटा ये हाल कर देंगे, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, अब आगे की कहानी। अब जरा तुम्हें अब कहोगे कि अरे काहे मजाक कर रहे हो, कैसे मिटा दोगे अस्तित्व? मैंने कहा देखो जरा तुम्हें दिखाते हैं। याद है ये दिन? याद है कब की बात है? 1971 14 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स ने ढाका की गवर्नमेंट हाउस बिल्डिंग पर बम बरसाए थे। बेटा ढाका में घुस के मारा था, तुम्हें याद है ना? 1971 के 16 दिसंबर को पाक के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। बेटा घुटनों पे आ गए थे तुम, 93,000 पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेश। तुम जो बांग्लादेशी बने बैठे हो ना, थे तो तुम पाकिस्तानी, डीएनए तो तुम्हारा वही था, तो तुम ना घुटने के बल आ गए थे 1971 में। और हमने ना बस देखो हमने क्या कर दिया, तुम पे दया दिखाई थी, भीख दी थी तुम्हें, जाओ बेटा ये लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तुम्हें क्या दिया था? जीवन दान दिया था उस दिन तुम्हारे 1 लाख सैनिकों को, याद है ना? तो बेटा ऐसा हम दोबारा भी कर सकते हैं, पहले कर चुके, इस बार फिर कर सकते हैं, तो इसलिए बेटा थोड़ा औकात में रहिए। अच्छा, उसके बाद आज की बात करें। अब देखो बांग्लादेश में अगर मैं यहां बात करूं तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां हिंदू बड़ी संख्या में, जैसे 24%, मौलवी बाजार 24% यहां हिंदू है। वहीं बात करें ठाकुर रंगांव, यहां 22% के आसपास हिंदू है। गोपालगंज यहाँ 26% के आसपास हुआ है। खुलना यहाँ 20% के आसपास हिंदू है। तो इन पूरे की पूरी हिंदू आबादी को उठा के और एक साइड ये एक देश बना दिया जाए जिसका नाम हिंदू देश हो, अलग देश ही बना दिया जाए, यानी बांग्लादेश से फिर से बांग्लादेश को फिर से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए। और ये चटगांव वाला जो एरिया है, इसे पूरा का पूरा, जैसे रूस ने क्रीमिया ले लिया है ना, वैसे ही इसे पूरा का पूरा उठा के भारत में शामिल कर दिया जाए कि बेटा फिर तुम अलग आराम से ऐश करना। ठीक है। तो अब उसके बाद बात करें आगे। आज की न्यूज़ ये है कि जो हमारे विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री साहब पहुंच गए हैं, इनके लिए कुछ मीठा लेके, नमकीन लेके। कहां? बांग्लादेश ये पहुंच चुके हैं। अब से 5-6 घंटे पहली न्यूज़ है कि ये बांग्लादेश पहुंच गए हैं, आज की ही न्यूज़ है। अब देखो ये बांग्लादेश जाके इनसे क्या बतियाते हैं, यही कहेंगे कि बेटा ये, अच्छा ये हैं कौन? ये डोभाल साहब के असिस्टेंट रह चुके हैं, जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहने से डोभाल साहब उनके सचिव रह चुके हैं ये। अब देखो भैया ये जाके गए हैं तो जाके बढ़िया से इनको लतिया देंगे कि देखो यार ज़्यादा 3-5 मत करो वरना तुम्हें 9-2-11 कर देंगे। फालतू में दुनिया के नक्शे से अगर अस्तित्व खत्म कराना है तो यार फटाफट से करो ये बदतमीजी, वरना यार चुपचाप रहो, एक कोने में पड़े रहो, बढ़िया से तुम्हें खाना पीना कटोरे में तुम्हें बढ़िया से डाल तो रहे हैं ना, फिर काहे की परेशानी ले रहे हो। तो कुल मिला के इस टॉपिक पे, इस मैटर पे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अब अफगानिस्तान के साथ क्या करना है? अच्छा देखो भारत सरकार है ना, भारत सरकार भी देख रही है कि, और उनको दिखा रही है ना, उनको दिखा रही है जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं ना, सहिष्णुता और जो है भारत धर्मनिरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, फलाना निरपेक्ष, देख लो बेटा सांप कैसे होते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही सांप हैं, तो उन सांपों के लिए बढ़िया है ये, देख लो फटाफट से एग्जाम्पल सेफ है। और तुम्हारे यहां भी ऐसा कल को हो सकता है भाई, है ना? तो इसलिए ये ध्यान रखना, और इन ध्यान को रखते हुए राजनीति अपनी जगह है यार, देश सर्वोपरि होना चाहिए, ठीक है ना? तो जो देश के गद्दार है ना, वो फिर हमारे भी गद्दार है।
कुल मिला के देश से बड़ा कुछ नहीं है, जाति धर्म कुछ नहीं है। अगर देश का गद्दार है तो गद्दार है, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है, कुल जमा बात ये है। अच्छा, अब आपको ये बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।